जब भी हम अपने पैसे बैंक के अंदर डालते हैं तो हम अश्योर्ड होते हैं कि हमारे पैसे वहाँ पर सेफ हैं। लेकिन हाल ही में हुए सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक के फॉलआउट के बाद मुझे अब इस बात पे एप्रीहेंशन है और मैं सोच रही थी अगर कल को ऐसा कुछ इंडिया के अंदर हो गया तो हम क्या करेंगे। तो मैंने इसीलिए सोचा कि मैं इसी के बारे में आज डिटेल में समझूंगी। अगर हम सिलिकॉन वैली बैंक के फॉलआउट की बात करें तो इसने ना सिर्फ पूरे वर्ल्ड को बल्कि इंडिया को भी हिला के रख दिया है। सिलिकॉन वैली बैंक का जो स्पेशलाइजेशन है वो है फाइनेंसिंग दी स्टार्टअप्स और इसी के अंदर फाइनेंस करते करते ये यूएस का 16th लार्जेस्ट बैंक बन गया, जिसके पास $209 बिलियन एसेट्स हैं एंड अप्रॉक्सीमेटली $175.4 बिलियन डिपॉजिट्स। इनके फॉलआउट की वजह से इंडियन स्टार्टअप इंडस्ट्री पर भी काफ़ी असर पड़ा है, पर्टिकुलरली दोज जो कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस यानी जिसे हम SaaS सेक्टर बोलते हैं उसके अंदर काम कर रहे थे, उसमें वो ऑपरेट कर रहे थे। स्पेशली द वंस बैक्ड बाय फेम स्टार्टअप एक्सीलरेटर Y Combinator एंड अराउंड 60 इंडियन स्टार्टअप्स जिन्हें Y Combinator बैक करता है, उन्होंने $250,000 का डिपॉजिट जो है SVB में करा रखा था। अगर आप SVB में क्या हुआ उसके बारे में डिटेल में समझना चाहते हैं तो इसके लिए आप मेरा पूरा वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो आप उसे क्लिक करें और डिटेल में समझ सकते हैं कि SVB में एक्चुअली क्या हुआ, कैसे वो कोलैप्स हो गया। अब अगर हम बात करते हैं सबसे पहले US लॉ की कि US के अंदर आखिर चल क्या रहा है SVB के कोलैप्स को लेकर। US का जो लॉ है वो इंश्योर करता है डिपॉजिट्स अप टू $250,000 इन केस ऑफ बैंक फेलियर, यानी सिलिकॉन वैली बैंक के अंदर जिन लोगों के पैसे थे उनको $250,000 तक का अमाउंट जो है वापस मिल जाएगा। लेकिन इस बैंक की ट्रेजेडी ये है कि इसके जो डिपॉजिटर्स हैं वो ज़्यादातर फाउंडर्स हैं और सिलिकॉन वैली एंटरप्राइजेस, जिन्होंने जो पैसा डिपॉजिट करा रखा था वो $250,000 से कहीं ज़्यादा था। और अब सब लोग ये सोच रहे हैं कि US गवर्नमेंट SVB को बेल आउट करेगी, लेकिन जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है वो एफर्ट्स तो ले रही है कि वो सिलिकॉन वैली बैंक के जो डिपॉजिटर्स हैं उन्हें रेस्क्यू कर सके, लेकिन इस रेस्क्यू मिशन को वो बेल आउट का नाम नहीं दे रही। इसका एक रीज़न है, उनका ये कहना है कि 2008 के अंदर जब US गवर्नमेंट ने इस तरीके के बेल आउट प्रोवाइड किए थे कंपनीज़ को, उस समय वो बैंक्स को बचा रहे थे बिकॉज दे वर सीइंग दैट इट इज़ टू बिग टू फेल। लेकिन इस केस के अंदर गवर्नमेंट का ये कहना है कि वो SVB या फिर सिग्नेचर बैंक को बचाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो डिपॉजिटर्स हैं उन्हें नुकसान ना हो इसकी कोशिश कर रहे हैं, उन्हें उनका अमाउंट मिल जाए इसकी कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए इसे बेल आउट कहना गलत होगा। अब आप लोगों को ये तो क्लियर हो गया होगा कि ये जो SVB का रेस्क्यू मिशन चल रहा है वो बेल आउट है या नहीं। दो कुछ एक्सपर्ट्स अभी भी यही मानते हैं कि इसे हम बेल आउट ही समझेंगे, बट बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन बेल आउट वर्ड को यूज़ नहीं करना चाहता है। अब हम बात कर लेते हैं इंडियन पर्सपेक्टिव की कि अगर कल को इंडिया में ऐसा कुछ हो जाता है तो फिर क्या होगा। SVB के कोलैप्स से इंडियन स्टार्टअप्स को काफ़ी झटका मिला है और इसी के बारे में जब मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी राजीव चंद्रशेखर से पूछा गया तो उनका ये मानना है कि इसका एक ही उपाय है कि जो हमारे इंडियन स्टार्टअप्स हैं वो इंडियन बैंकिंग सिस्टम को ज़्यादा ट्रस्ट करें, बाहर के बैंक्स में अपने पैसे डिपॉजिट ना कराएं और इंडियन बैंकिंग सिस्टम को ट्रस्ट करें, इंडियन बैंक्स को ट्रस्ट करें। अब मैं आंसर करूंगी अपना सबसे पहला क्वेश्चन कि अगर कल को SVB जैसा कोलैप्स इंडिया के अंदर हो जाता है तो फिर क्या होगा। जो हमारे बैंक डिपॉजिट्स हैं जैसे कि सेविंग अकाउंट्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, FDs, रिकरिंग डिपॉजिट्स और RDs, ये सब जो हैं इंश्योर्ड हैं बाय द डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन अप टू एन अमाउंट ऑफ 5 लाख रुपीज़ पर कस्टमर पर डिपॉजिट। इसका मतलब ये है कि कल को इस तरीके का कोई भी कोलैप्स होता है तो हर डिपॉजिटर को 5 लाख रुपए तक जो है वापस मिल जाएंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि वो लोग क्या करें जिनका जो अमाउंट डिपॉजिटेड है वो 5 लाख से कहीं ज़्यादा है, क्योंकि कुछ लोग अपने रिटायरमेंट का पैसा, अपनी लाइफ का पूरा पैसा एक ही बैंक में डिपॉजिट करा देते हैं, तो ऑब्वियसली वो 5 लाख से ज़्यादा होगा। तो उस केस में आप क्या करें। तो इसके लिए भी एक बेस्ट उपाय है, वो ये है कि आप एक बैंक के अंदर सारा पैसा ना जमा कराएं बल्कि अलग अलग बैंक्स के अंदर कराएं। क्योंकि सपोज़ कीजिए आपके पास 15 लाख रुपीज़ हैं और आपने एक बैंक की जगह उसे 3 बैंक्स में डिवाइड कर रखा है, यानी 5 लाख ICICI में, 5 लाख SBI में और 5 लाख HDFC में। तो कल को अगर कुछ भी कोलैप्स होता है तो उस केस में हर बैंक से इंडिविजुअली आपको 5 लाख रुपए मिल जाएंगे, क्योंकि उस बैंक के लिए आप एक सिंगल डिपॉजिटर होगे। सो ये एक स्कीम है जो चलती है, जो ज़्यादातर लोग अपनाते भी हैं कि वो
अपने जो फाइनेंसेस हैं उन्हें बैंक्स के अंदर डिवाइड करके चलते हैं। और वो लोग जिनका जो अमाउंट जो वो बैंक में रखते हैं वो 5 लाख से कम का है तो उन्हें कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं। अगर कुछ ऐसा होता है तो उन्हें वो इंश्योरेंस के 5 लाख रुपए मिल जाएंगे। फ्रैंकली इंडिया ने अभी तक इस तरीके का फॉल आउट एक्सपीरियंस नहीं किया है और इस चीज़ का क्रेडिट हमें देना चाहिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, जो कि मॉनिटर करता है इन सारे बैंक्स को काफ़ी नज़दीकी से और उन्हें फोर्स करता है कि वो करेक्टिव एक्शंस ले सकें इफ़ देयर इज़ समथिंग अमिस। सो वी कैन सी कि ये जो इंडियन बैंक्स हैं ये काफ़ी टाइटली रेगुलेटेड हैं और जो RBI है वो इंश्योर करता है कि कोई भी ज़्यादा मेजर शॉक्स ना लगे। लेकिन फिर भी ये जो सारे बैंक्स हैं वो सेम नहीं हैं। इनफैक्ट RBI ने खुद ने आइडेंटिफाई किया है 3 सिस्टमैटिकली इम्पॉर्टेंट बैंक्स को, विच आर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक एंड HDFC बैंक। RBI के अकॉर्डिंग ये जो 3 बैंक हैं वो काफ़ी बड़े और इम्पॉर्टेंट हैं इंडिया के इकोनॉमिक सिस्टम के लिए और ये फेल नहीं हो सकते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो बैंक्स हैं यही अच्छे हैं, इसके अलावा बाकी सब बैंक्स बेकार हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। इससे मतलब ये था RBI का कि आप इससे अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हो। वो कैसे कि अगर ये बैंक्स इतने इंपॉर्टेंट हैं और इतने रिलायबल हैं कि RBI खुद इन्हें प्रेफर कर रहा है, सो इन दैट केस आप अपना 60 to 70 जो % अमाउंट है वो इन बैंक्स में रखें और बाकी दूसरे बैंक्स में। बट ऑब्वियसली इट इज़ अप टू यू कि आप अपना पैसा कहाँ रखने जाते हैं। लेकिन RBI ने इन 3 बैंक्स को SIB की कैटेगरी में डाला था जो इंडिया के इकोनॉमिक सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बट दिस डजंट मीन कि इंडिया का जो बैंकिंग सिस्टम है वो परफेक्ट है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है। पिछले 10 साल के अंदर इंडिया ने काफ़ी सारे स्कैम्स विटनेस किए हैं। अगर हम टॉप 10 स्कैम्स की बात करें जो पिछले 10 साल के अंदर हुए हैं तो उसमें सबसे पहला नाम जो आता है वो आता है विजय माल्या का स्कैम। इनफैक्ट जब भी हम किसी बैंकिंग स्कैम के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले विजय माल्या का ही चेहरा आता है। ही इज़ द किंग ऑफ गुड टाइम्स जो अभी बैंकरप्ट है। उनकी जो किंगफिशर एयरलाइंस है इट ओज मोर देन 10,000 करोड़ रुपीज़ टू सेवरल बैंक्स विद SBI, PNB, IDBI फॉर लोनिंग हिम मनी। इसके बाद जो नेक्स्ट स्कैम आता है वो है पंजाब नेशनल बैंक स्कैम। इस स्कैम को इंडिया का सबसे बड़ा स्कैम माना जाता है ऑफ रुपीज़ 11,400 करोड़ और इसके अंदर जो मेन अक्यूज थे देवर ज्वेलर्स नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, निशान मोदी एंड अमी मोदी। इसके अलावा भी बहुत सारे लोग इंक्लूडेड थे इंक्लूडिंग सम PNB स्टाफ देमसेल्व्स। तो इस स्कैम में बेसिकली जो लेटर ऑफ अंडरटेकिंग थी वो फ्रॉडुलेंटली इशू कर दी थी एक जूनियर ऑफिशियल ने एट द PNB बैंक टू गेट शॉर्ट टर्म लोन्स फ्रॉम ओवरसीज बैंक ब्रांचेस ताकि वो पे कर सकें सेलर्स को। और ये जो ट्रांजैक्शंस थी कभी भी रजिस्टर नहीं हुई विद द बैंक, जहाँ पे जो ऑफिशियल्स थे, जो बैंक के ऑफिशियल्स थे, उन्होंने भी इसको नोटिस नहीं किया। बेसिकली एक बहुत जूनियर ऑफिशियल की हेल्प की वजह से ये पूरा स्कैम हो गया। नेक्स्ट इज विंसम डायमंड्स बैंकिंग फ्रॉड। इसके अंदर बिजनेस जतिन मेहता जो हैं वो इन्वॉल्व थे। उनकी जो विंसम डायमंड्स थी उसने फ्रॉडुलेंटली एक्वायर कर लिए थे लेटर्स ऑफ अंडरटेकिंग फ्रॉम इंडियन बैंक्स और ये जो फ्रॉड था वो पहली बार सामने आया था 2014 के अंदर। मेहता, उनकी वाइफ सोनिया और उनके दोनों बेटे इंडिया छोड़ के जा चुके हैं बाय लीविंग बिहाइंड अ लोन डिफॉल्ट अमाउंटिंग टू ऑलमोस्ट 7,000 करोड़ रुपीज और उन पे 10 से भी ज्यादा केसेस फाइल किए गए हैं। नेक्स्ट स्कैम इज ABG शिपयार्ड फ्रॉड केस। इसके अंदर ABG शिपयार्ड लिमिटेड थी। इस केस के अंदर CBI ने चार्ज किया था ABG शिपयार्ड लिमिटेड को और ABG इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड को फॉर फ्रॉडिंग SBI एंड 27 अदर लेंडर्स फॉर 22,842 करोड़ रुपीस। और ये जो पूरा अमाउंट है इसे नेम कर दिया गया है एज नॉन परफॉर्मिंग एसेट इन जुलाई 2016 एंड दिस होल फ्रॉड वाज डिटेक्टेड इन 2019। नेक्स्ट इज कनिष्क गोल्ड बैंक फ्रॉड। तो इसके अंदर जो कनिष्क गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड है इट वाज चार्ज बाय CBI फॉर चीटिंग 14 बैंक्स। उसके अंदर SBI भी एक थी जिसे 824 करोड़ रुपीस के साथ चीट किया था और इसके जो ओनर्स थे उन्हें अक्यूज किया है फॉर टेकिंग ह्यूज लोन्स फॉर बिजनेस एंड वर डेट्रीमेंटल टू द बैंक्स राइट्स एंड इंटरेस्ट। और लोन अमाउंट रिकवर करने के लिए ED ने चेन्नई के अंदर उनकी जो प्रॉपर्टीज थी विच वर वर्थ 48 करोड़ रुपीस उन्हें सीज कर लिया है एंड SBI हैज सेड दैट सिक्योरिटी टू कवर द लॉस ड्यू टू द फ्रॉड इज अराउंड रुपीज 156 करोड़। नेक्स्ट इज आंध्रा बैंक फ्रॉड।
सो ये जो गुजरात बेस्ड फार्मा कंपनी है स्टर्लिंग बायोटेक लिमिटेड, ये इन्वॉल्व थी आंध्रा बैंक फ्रॉड केस के अंदर, जहाँ पे जो 4 डायरेक्टर्स थे कंपनी के, दे वर नेम डिफॉल्टर्स इन दी 8,100 करोड़ रुपीस बैंक स्कैम। और ये जो कंपनी है इट हैज़ बीन अक्यूज्ड ऑफ एक्वायरिंग ओवर 5,000 crore rupees loan from a consortium led by Andhra Bank, which has since become a non-performing asset. Next is Rotomac PAN scam. तो जो रोटोमैक ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड है कानपुर की, इसके जो प्रमोटर्स हैं विक्रम कोठारी और बाकी जो डायरेक्टर्स हैं, दे वर चार्ज बाय द CBI ऑफ अलेजिडली डिफ्रॉडिंग लेंडर्स फॉर 750 करोड़ रुपीज़। इस केस के अंदर द कंपनी हैड अ टोटल आउटस्टैंडिंग ऑफ 2,919 करोड़ रुपीस अगेंस्ट अ कंसोर्टियम ऑफ 7 बैंक्स विच वर लेड बाय बैंक ऑफ इंडिया। सो 2002 से लेके 2015 के बीच में ये जो सारे बैंक्स थे ये कंपनी को लोन्स प्रोवाइड कर रहे थे एंड द अकाउंट वॉज लेबल्ड एज अ नॉन परफॉर्मिंग एसेट। कोठारी को इसी सिलसिले के अंदर 2018 के अंदर अरेस्ट किया गया था और उन्होंने 2 साल जेल के अंदर गुजारे थे, लेकिन 2022 के अंदर एक एक्सीडेंट की वजह से उनकी डेथ हो गई। लास्ट फ्रॉड इज वीडियोकॉन फ्रॉड केस और इसके अंदर इन्वॉल्व हैं ICICI की फॉर्मर CEO चंदा कोचर और उनके हस्बैंड दीपक कोचर। ये केस उस समय का है जब कोचर जो है ICICI बैंक की CEO थी और उन्होंने 3,250 करोड़ का लोन जो है वो धूत के वीडियोकॉन ग्रुप को दिया था। और एक विसल ब्लोअर जो ओन करता था शेयर इन बोथ द बैंक्स एंड द ग्रुप्स, उन्होंने क्लेम किया कि ये जो लोन दिया गया है वीडियोकॉन को, इट वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय कोचर इन एक्सचेंज फॉर अ डील। सो अगर आप वीडियोकॉन केस के फ्रॉड के बारे में समझना चाहते हैं तो आप इसको डिटेल में समझ सकते हैं मेरे प्रीवियस वीडियो के अंदर, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर गिवन होगा। सो आई होप अब आपको समझ में आया होगा कि इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री कैसे चलती है, कैसे काम करती है, और अगर कल को SVB जैसा कोलैप्स इंडिया के अंदर हो जाता है तो फिर क्या होगा। आई होप दिस इंफॉर्मेशन वॉज हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।